ओके, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस CSEET क्लियर करने के लिए. बट आई टोल्ड यू कि मैं उसे एग्ज़ाम कंसिडर नहीं करता हूँ. CSEET इज़ नॉट अ एग्ज़ाम. ठीक है, मैक्सिमम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं. अब जो मेजर एग्ज़ाम हम अपनी लाइफ में देने जा रहे हैं, द फर्स्ट प्रोफेशनल एग्ज़ाम आई शुड रादर से, अपनी लाइफ की पहली एग्ज़ाम जहाँ पर थोड़ा फेल होने का भी क्या होता है, डर. दिस इज CS एग्जीक्यूटिव. आई थिंक इट इज़ मोर डिफिकल्ट देन प्रोफेशनल ऑल्सो. अगर आप एग्जीक्यूटिव जल्दी क्लियर करते हैं, एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लेते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप CS बन सकते हैं. क्योंकि प्रोफेशनल क्लियर करना थोड़ा सा क्या हो जाता है, आसान. यहाँ पर एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे बड़ा एक इशू है कि लेंथी है ना. अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे सब्जेक्ट में चेंजेस है. लेट मी टेल यू. अब आप नया भी स्कीम चूज़ कर सकते हो या फिर ओल्ड स्कीम भी क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो. लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ न्यू स्कीम एंड ओल्ड स्कीम. मेरा सब्जेक्ट, अगर आप लोग जून में अटेम्प्ट देने जा रहे हो, यहाँ पे जून वाला कोई है जो जून में देगा, है ना? यस. तो अगर आप जून में अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो कहाँ रहेगा, ग्रुप नंबर 1 में. और अगर आप दिसंबर में अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो मेरा जो सब्जेक्ट रहेगा वो कहाँ रहेगा, ग्रुप 2. ये तो चलो ठीक है, ग्रुप चेंज किया उनने. जो दूसरा मेजर चेंज हुआ है, वो है सब्जेक्टिव हो गया है. पहले ये पेपर क्या होता था, ऑब्जेक्टिव होता था. अब ये पेपर क्या हो जाएगा, दिसंबर में सब्जेक्टिव हो जाएगा. अब आप मेरा ओपिनियन जानने की कोशिश करोगे कि सर ये पेपर सब्जेक्टिव अच्छा है कि ऑब्जेक्टिव अच्छा है. देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ. जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है तो वो इस सब्जेक्ट को लेकर लीनियंट हो जाते हैं, है ना. चिल मारते हैं कि चलो ठीक है, कुछ भी नहीं तो कम से कम एग्जाम में टिक तो मार ही सकते हैं, है ना. मतलब कुछ तो उनके पास ऑप्शन रहेगा. और वो सोचते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं ना. दे फील लाइक दिस. लिटरली टेल यू, जब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट हो और 850 पेज का मॉड्यूल हो, मतलब इनकम टैक्स, GST और हम जो पढ़ेंगे उसका टोटल कितने का मॉड्यूल है, 850 पेज. और 850 पेज में से किसी भी लाइन पे एक पॉइंट पर क्या बन सकता है, ऑब्जेक्टिव. सोचो, आसान होगा कि डिफिकल्ट होगा. मैं बताऊं, इनकम टैक्स पढ़ाने में बहुत मजा आता है ना. बहुत आसान भी पढ़ने में भी आसान लगता है, पढ़ाने में भी मजा आता है, पढ़ने में भी आसान. प्रॉब्लम इज कि याद नहीं रह पाता, क्योंकि 800 पेज का आपके पास क्या होता है, मॉड्यूल. कोई सा भी एक पॉइंट उठकर आ गया ना बच्चों, एक पॉइंट गलत कर दिया आपने, एक वो तो गलत हुआ ही सही, साथ में 0.25 भी चले गए. समझ रहे हो, नेगेटिव मार्किंग. बच्चा किस में प्रॉब्लम फंस जाता है, नेगेटिव मार्किंग में. क्योंकि अब वो अटेम्प्ट याद नहीं आ. पेपर में जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है वो, मैं देखो, हम पहले दिन अच्छी बात तो पूरा टाइम है हमारे पास करने के लिए. हमेशा हमें नेगेटिव के लिए पहले क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए. आपको उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों पता होने चाहिए. तो अब होता यह है कि एग्जाम में याद नहीं आया, अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, खेल खत्म. आपके साथ नहीं, एग्जीक्यूटिव में भी नहीं. चाहे वो CA इंटर का बच्चा हो, आप कभी उनसे बातचीत करना कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है, दे विल से टैक्स. अगर आप CA फाइनल वालों से पूछोगे कि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो वो दे ऑल विल ऑल्सो से कि सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, टैक्स. अब डिफिकल्ट होना है, उसका रीजन ऑब्जेक्टिव था. सब्जेक्टिव में मुझे लगता है कि थोड़ी चीजें आसान हुई है. उसका रीजन ये होता है कि इनकम टैक्स जैसे सब्जेक्ट में जब प्रैक्टिकल आते हैं तो उसमें स्टेप मार्किंग होती है. क्या होती है, स्टेप मार्किंग. अब आप सोचो, अगर आपको पूरे क्वेश्चन में एक पॉइंट नहीं आ रहा है तो उससे आपका ऑब्जेक्टिव पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और 0.25 भी चले जाएंगे. लेकिन अगर जब वो सब्जेक्टिव होगा तो यू कैन राइट सेक्शन, यू कैन कोड सेक्शन, आपको जितना आता है उतना अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके आपको क्या मिल जाएंगे, मार्क्स. CS के अंदर टैक्स अगर सब्जेक्टिव किया जा रहा है तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, क्योंकि याद ही रखना मुश्किल हो जाता. अगर मैं आपको बोलूं कि आप हर साल के हर दिन क्या क्या कपड़े पहने थे, किससे मिले थे, कहां कहां गए थे, किस टाइम पे क्या क्या किया था, अगर एग्जैक्टली आपको याद रखना है, पॉसिबल है नहीं. इनकम टैक्स में करना पड़ता था. मैं एग्जांपल देता था बच्चों को कि इनकम टैक्स इज लाइक गर्लफ्रेंड.
मतलब जैसे अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो तो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछती ना, यहाँ क्या क्या, कल 6 बजे कहाँ थे, संडे को कहाँ थे, उस दिन कहाँ थे, इस टाइम पे किससे बात कर रहे थे, है ना, मेरा बर्थडे कब आता है, फर्स्ट वीक एनिवर्सरी, सेकंड वीक एनिवर्सरी, फिफ्थ वीक एनिवर्सरी, फिफ्थ मंथ एनिवर्सरी, पता नहीं क्या क्या याद रखना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर मल्टीपल बातें याद रखनी पड़ती थी। और आपकी इंस्टीट्यूट पता नहीं कितनी खतरनाक है ना, उसको मैं मतलब क्या बोलूं, इतनी खतरनाक कि कुछ भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं। दे डोंट थिंक कि बच्चे को ये चीज रेलेवेंट है नहीं है, उसके लेवल की है नहीं है, सीए फाइनल लेवल की है क्या। और सिलेबस जो है ना आपका, जो ओल्ड सिलेबस वाले भी, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनका जो सिलेबस है सीए फाइनल के इक्विवेलेंट है, मतलब सीए इंटर का डबल सिलेबस। जो बच्चा कहां पढ़ता है, सीए फाइनल में पढ़ता है, और वही चीजें कहां दी गई है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे दी गई है। एग्जीक्यूटिव लेवल का पूछेंगे ही नहीं, कहां का पूछेंगे, फाइनल का। पेपर मॉड्यूल किसी और ने बनाया, पेपर किसी और ने बनाया, पता नहीं क्या करते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। नया सिलेबस में कोर्स आधा कर दिया गया है, जो रेलेवेंट पोर्शन है वो ही रखा गया है। सीएस में अब टैक्स मुझे लगता है कि क्या हो सकता है, स्कोरिंग होता है। पहले यस मैं मान सकता हूं कि डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मल्टीपल चीजें याद रखना, और उसके बाद ऐसा थोड़ी कि मेरा ही सब्जेक्ट था, इसके बाद 6-7 सब्जेक्ट और होते हैं, तो टोटल ओल्ड सिलेबस में तो कितने सब्जेक्ट थे, 8 सब्जेक्ट, वो भी याद रखो। इस लॉ के अंदर भी, टैक्स लॉ के अंदर भी जीएसटी था, कस्टम्स था, इनकम टैक्स था, 3 थे। इतना सारा याद रखना और एग्जाम में एक ही दिन जाकर टिक करके आना नहीं था। फिर स्टूडेंट एक चीज और गलती करते हैं। जैसे क्या होता है, आप लोग लॉ का पेपर है, मान लो लॉ का पेपर हुआ और आप 70 का अटेम्प्ट करके आए, तो क्या आता है आपके मन में, कितने मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो? 70 में से 70 आ जाएंगे आपको? ईमानदारी से बताओ, अगर आप 70 का अटेम्प्ट करते हो तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो? फिर 60। अगर किसी की राइटिंग स्किल थोड़ी एवरेज होगी तो वो क्या बोलेगा? एवरीवन ध्यान से सुनना, फर्स्ट डे अपन को एक थीम डेवलप करनी है, सब्जेक्ट की अप्रोच। आधे टाइम बच्चा परेशान क्यों रहता है? क्योंकि इसकी एक अप्रोच सही से डेवलप नहीं कर पाता। अगर सही रास्ता चूज कर लिया, सही अप्रोच चूज कर ली, तो फिर सब्जेक्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं समझने में। इस क्लास का एक भी बच्चा ये बोल दे कि सर आपने ही बताया हमें समझ नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना आसान है, आपको बहुत मजा आएगा, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, वो सब क्लास में याद हो जाता है। बस प्रॉब्लम ये है कि 10 दिन बाद भूल जाते हैं। उसका पूरा तरीका मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आपको इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। तो देखो, अभी व्हाट आई वाज डिस्कसिंग, 70 नंबर का आप लिख कर आओगे तो कितने एक्सपेक्ट करोगे? 50। यहां पर 70 नंबर का करके आओगे तो 70 में से 70 आ सकते हैं, समझो, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो। ऑब्जेक्टिव वालों की बात चल रही है ना, कितना 70 में से कितने आ सकते हैं? 70। और अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं हो, सब्जेक्टिव में है और आपको लिख कर आना है, तो इनकम टैक्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, जहां पर जैसे मैथमेटिक्स में स्टेप मार्किंग होती है, वैसे यहां पर भी क्या होती है? स्टेप मार्किंग होती है। आप अच्छा खासा क्या कर सकते हो स्कोर। जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते थे ना बच्चे, अब वो क्या सोचते थे, सर हम तो 30 क्वेश्चन तो बने ही नहीं। अरे भाई 70 तो बने होंगे, 100 की 100 कभी डिफिकल्ट नहीं आते, 100 में से 30 डिफिकल्ट आते, वो 30 पे दिमाग क्यों लगाना? 70 आते हैं, 70 अटेम्प्ट करो, 70 में से मिल जाएंगे 70। अगर 60 भी आते होंगे तो भैया एग्जाम्शन आ जाती है। वो सोचता है कि भैया मुझे 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे आ गए जो हमसे बने ही नहीं। आपको फोकस किस पे करना है? उन 10-15 पे करना है, या जो क्वेश्चन आपको आते हैं उन पे करना है? हाँ, अगर ऐसा होता कि भैया अटेम्प्ट ज्यादा करना पड़ता फिर नंबर कम आते, तो मैं ये बिल्कुल मानता कि आपको ये चीज की अप्रोच की ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी ज्यादा अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप ईमानदारी से पिछले पेपर्स देखोगे ना टैक्स के, 100 में से कम 60 या 55 to 60 क्वेश्चन इतने इजी आते हैं जो हर कोई कर सकता है। People don't focus on that 55 to 60. People focus on what they are not getting in the exam. और फिर वो एक्स्ट्रा में तुक्के लगाएंगे। वो तुक्के लगाएंगे तो जो सही भी कर रहे हैं उसको भी नेगेटिव करके क्या करके लेके जाएंगे? कम। ऑब्जेक्टिव वालों के साथ दिक्कत, अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, जून में अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, आपका सिलेबस ज़्यादा है। आपका सीएस का जो सिलेबस है टैक्स का, वो फाइनल लेवल का है। आपको सोच समझ के अप्रोच करना चाहिए उस पेपर को, ज़्यादा अटेम्प्ट के बारे में नहीं। जितना हमें आता है, जो एग्ज़ाम में याद है, वही हमें क्या करना है, मतलब अटेम्प्ट करना है। जिनका नहीं है, जो दिसंबर वाले कितने हैं यहाँ पे? ओके, मैक्सिमम जो है वो किसके? सिलेबस सेम रहता है ना, पढ़ना तो हमारे लिए क्या है, सेम ही है।
क्योंकि प्रोविजन तो दोनों के लिए क्या होंगे, सेम। हाँ, होगा ये कि क्वेश्चन की लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्वेश्चन की लेंथ एग्जीक्यूटिव के दिसंबर अटेम्प्ट में क्या हो जाएगी, ज्यादा, और जून में क्या रहने वाली है, कम। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन बस इसलिए यही है कि शायद 2 बैच करनी पड़ सकती है ना, मे बी मुझे 2 बैच में पढ़ाना पड़े। जून वालों को हमको क्या करना पड़ेगा, मेरे सब्जेक्ट में लिए अलग करना पड़ेगा, और दिसंबर वालों के लिए थोड़ा सा अलग, क्योंकि सब्जेक्टिव की अप्रोच ऑब्वियस सी बातें क्या रहेगी, थोड़ी सी अलग होने वाली है। ठीक है, स्टेप मार्किंग मिलेगी, यस। अगर आप कोई सा भी आप थ्योरी सब्जेक्ट, अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं तो आपको वहाँ स्टेप मार्किंग मिलती है, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। चलो अभी है ना, मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ कि सब्जेक्ट में विदाउट कंसिडरिंग कि आप जून में दे रहे हो या फिर आप दिसंबर में देने वाले हो, विल टॉक समथिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को किस तरीके से प्लान आउट किया गया है। सब्जेक्ट का नाम रहेगा टैक्स लॉस। इस सब्जेक्ट में आपको दोनों टाइप के लॉ पढ़ाए जाएंगे, एक डायरेक्ट टैक्स लॉस और इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। ये दोनों लॉ क्या करे जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स लॉस भी हमें पढ़ना रहेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लॉस भी पढ़ना रहेगा, चाहे ओल्ड सिलेबस रहेगा या न्यू सिलेबस रहेगा, डज नॉट मैटर। जो डायरेक्ट टैक्स लॉस है वो 50 नंबर का रहेगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस है वो भी कितने का रहेगा, 50 मार्क्स का, बोथ 50 मार्क्स का। इनडायरेक्ट टैक्स लॉस में हमें 2 टाइप के टैक्स लॉस पढ़ने पड़ेंगे, एक तो रहेगा GST, दैट्स इट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और एक हमें पढ़ना पड़ेगा कस्टम। ठीक है, ये 2 चीज हमें यहाँ पढ़नी है। इस 50 मार्क्स में से देखो, जब सब्जेक्टिव हो जाएगा ना, तो माई गट फीलिंग इज दिस कि GST कितने का रहेगा, 40 का, और कस्टम कितने का रहेगा, 10 नंबर का। इफ जून वालों के लिए इट विल बी अराउंड 45 और 5। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम आप देते हो तो मैंने ऐसा देखा है कि 45 मार्क्स का क्या आता है, GST आता है, और 5 मार्क्स का क्या आता है, कस्टम। बट जब सब्जेक्टिव एग्जाम हो जाएगी तो, क्योंकि एक टाइम पर ये सब्जेक्टिव था टैक्स, पहले ऑब्जेक्टिव था, एक अटेम्प्ट के लिए सब्जेक्टिव किया, और उसके बाद फिर से क्या कर दिया, ऑब्जेक्टिव। और इतनी बड़ी गलती करी ना इंस्टीट्यूट ने आप लोगों के साथ में, वो क्या था, ऑब्जेक्टिव चल रहा था, उठाकर क्या कर दिया, सब्जेक्टिव कर दिया, मॉड्यूल चेंज कर दिया सब्जेक्टिव के हिसाब से, और फिर से एग्जाम क्या कर दी, ऑब्जेक्टिव, लेकिन मॉड्यूल वही रखा जो किसका था, सब्जेक्टिव का। और ऐसे क्वेश्चंस मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड थे जो कि सब्जेक्टिव एग्जाम में ही ज्यादा क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अब जो पेपर सेटर है, पेपर सेटर क्या करता है, मॉड्यूल देखता है और क्या बना देता है, पेपर। उसको ये नहीं मालूम, उसमें इतना दिमाग नहीं है कि ये चीज एग्जीक्यूटिव के ऑब्जेक्टिव में पूछना भी चाहिए या फिर नहीं पूछना चाहिए। मतलब जैसे आपको डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन पता होंगे, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, इंडिविजुअल का टैक्स निकालना पड़ सकता है, HUF का टैक्स निकालना पड़ सकता है, कंपनी का टैक्स निकालना पड़ सकता है, LLP का निकालना पड़ सकता है, ट्रस्ट का निकालना पड़ सकता है, पॉलिटिकल पार्टी को भी क्या देना पड़ सकता है, टैक्स। आपके हिसाब से आप मुझे बताइए कि क्वेश्चंस किसके पूछे जाने चाहिए ज्यादा, किसका टैक्स कैलकुलेशन आपको एग्जीक्यूटिव लेवल पे पूछे जाना चाहिए, विच फॉर्म। आई थिंक सबसे पहले इंडिविजुअल इज द बेस्ट फॉर्म, इंडिविजुअल का, और या फिर किसका, कंपनी का। आपको क्या पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना है, कि आपको ट्रस्ट से लेना देना है, पूरे पेपर में ट्रस्ट या फिर पॉलिटिकल पार्टी, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी। दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या पूछते। इस बार जब ये सिलेबस डिज़ाइन हो रहा था तो रोहित सर, मैं और हम सब लोग बैठकर डिस्कस कर रहे थे कि क्या चीज़ सिलेबस में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। रोहित सर वॉज हैविंग सम अप्रोच इन द इंस्टीट्यूशन, तो हमने इसने जो खराब टॉपिक होते हैं ना इस टैक्स सिलेबस में, वो पूरे टॉपिक क्या कर दिए, हटवा दिए, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी ना आपको, वो हटा। तो इसलिए मेरे को ये सजेशन ये रहेगा कि भैया टैक्स के लिए जो सबसे आसान हो चुका है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि हमने फालतू चीज़ें क्या कर दी, हटा दी। इनकम टैक्स में भी कम करवा दिया, GST में भी बहुत कुछ क्या करवा दिया है, कम करवा दिया है। सो वी हैव रेलेवेंट थिंग विथ अस, आसान, फालतू की बातें बिल्कुल क्या कर दी गई, एलिमिनेट कर दी गई। बट दिस इज नॉट विद द ऑब्जेक्टिव केस। थोड़ा सा यहाँ पर इशू होता है, बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको बताता हूं उसका तरीका, इस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। देखो, अभी मैं बात करता हूं मॉड्यूल की। राइट नाउ व्हाट इज देयर आर अराउंड 850 पेजेस इन मॉड्यूल। कितने पेजेस है, 850 पेज का कंटेंट आपको दिया गया है। इन टोटल कितने नंबर का पूछा जाता है, ये 100 मार्क्स का। इस 850 में से इनकी दरिंदगी ये है कि 700 पेज जो है वो क्या है, इनकम टैक्स।
इनकम टैक्स कितने पेज का है? 700 पेज का। और जो जीएसटी है वो कितने पेज का है? अराउंड 100 पेजेस। एंड जो कस्टम है वो कितने पेज का है? 50। अच्छा, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप क्या सोचोगे? इस पेपर को कैसे अप्रोच करोगे? टेल मी। सबसे पहले क्या पढ़ने की कोशिश करोगे? सबसे पहले आप पढ़ने की कोशिश करोगे जीएसटी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि 100 पेज पढ़कर यू कैन स्कोर अराउंड 40 to 45 मार्क्स। अरे इवन मैं 1000 बार क्लास में स्टूडेंट को यही समझाता हूं कि इसकी अप्रोच सही रखो। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम डीटी, तो डीटी में ये होगा कि 700 पेज का कंटेंट है, यू नेवर नो व्हाट में दे विल आस्क, एंड बहुत सारी इररिलेवेंट बातें अभी तो है ही सही सिलेबस के अंदर, तो वो इररिलेवेंट बातें हैं। आप अगर इस लेवल पर हो तो आप हार्ड वर्क करके कभी पास नहीं हो सकते। इस लेवल पर अगर आपको पास होना है तो क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वर्क इज द मोस्ट। मैं हमेशा यही अपनी जेब में सबसे पहले क्या कर लो मालूम है? मैं स्टूडेंट होता तो अपने ये 40 नंबर छोड़ता ही नहीं। कुछ भी हो जाए, पास किस में से हो जाओ, 40 नंबर लेकर आने ना। 40 अगर क्वेश्चन आते हैं जीएसटी के और 10 आते हैं किसके? कस्टम के। इस 50 में से आई वुड ट्राई टू स्कोर अराउंड 30। कितने लाऊं? 50 में से कितने लाने की पूरा जी जान लगा दो इसके ऊपर, और कितने लाने की कोशिश करो? वाहियात से वाहियात कंडीशन में कितने लाने की कोशिश करो? 30 मैनेजेबल है। नाउ जो इनकम टैक्स का बचा हुआ 50 नंबर का है, अभी नवंबर के पहले रजिस्टर्ड होंगे तो ओल्ड सिलेबस में, तो बाद में न्यूज में शिफ्ट हो सकते हैं। यस, वो हो सकते हैं। ओल्ड वाले कहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं? न्यू में शिफ्ट होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये मैंने सीए इंस्टीट्यूट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं सीए इंस्टीट्यूट की बात बताता हूँ कि जब ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस आया था, ओल्ड सिलेबस के इतने लोगों को फेल करते हैं ना ये लोग, ध्यान ही नहीं देते। आपके साथ ऐसा ना हो, आई विश ऐसा ना हो, बट ओल्ड सिलेबस की तो बैंड बजा के रख देते हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझ के रखना। मैंने रोहित सर और मैंने एक वीडियो भी अभी साथ में डाला था, आपको मिला होगा वो वीडियो। मैंने उसमें क्लियरली बोला है, अभी बहुत सारी चीज़ें मॉड्यूल में गलत दे रखी है। आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। इंस्टीट्यूट को पता चलना चाहिए कि व्हाट इंस्टीट्यूट इज डूइंग विथ यू। मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव जैसी सब्जेक्ट के अंदर, टैक्स के अंदर इतनी गलतियां हैं। पेपर जो आता है ना, पेपर में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन हर बार गलत होते हैं, हर बार। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, मैं आपको ये ऐसा करते, बट ये इस बार बहुत कुछ हमने चेंज करवाने की कोशिश की है। न्यू सिलेबस में आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसी बच्चे की कॉपी है, आई शुड नॉट डिस्क्लोज द नेम। मैं किसी बच्चे की कॉपी है। देखो कितने मार्क्स आए उसके, मार्क्स कितने लिखे? 21। ये क्या लिखा है? मार्क्स रैशनलाइज ऑन अकाउंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड मॉडरेशन। व्हाट डज इट मीन? 8 नंबर एक्स्ट्रा दिए। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट गलत क्वेश्चन पूछती है। दे आस्क, और 1-2 गलत होता है तो चलता है बॉस। 8। इसके पहले वाले अटेम्प्ट में शुरू के 4 क्वेश्चन गलत। अब बच्चा पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, पहला क्वेश्चन उससे नहीं हो रहा, दूसरा नहीं हो रहा, तीसरा, उसका कॉन्फिडेंस वहीं पर क्या हो जाएगा? खत्म। वी हैव रिक्वेस्टेड टू द इंस्टीट्यूट कि यार बॉस, अपने बच्चों पे ध्यान दो, उनसे फीस लेने के बाद उनका थोड़ा ध्यान रखिए कि यार क्या कर रहे हो आप उनके साथ। गलत क्वेश्चंस पूछते हैं, मॉड्यूल में गलत तरीके से सॉल्यूशंस दे रखे होते हैं। इस बार बहुत समझाया, कंटेंट चेंज करवाए, सॉल्यूशंस के अंदर अमेंडमेंट्स हम लोगों ने उनके साथ डिस्कस किए। नए सिलेबस के अंदर हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। दिस इज द थिंग। बट यस, ओल्ड सिलेबस फॉलो। अगर आप ओल्ड सिलेबस में हो, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ का। थोड़ा लड़कर अपन को थोड़ा जुझारूपन दिखाकर क्या करना है? पास होना है। चिकनी चुपड़ी बातें करना है, फीस आप लोगों से भरा नहीं, तो इट्स लाइक नॉट अ बिग डील। मेरे को ये सब करने की इच्छा भी नहीं। आप लोगों को सच्चाई क्या होना चाहिए? पता होनी चाहिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू फेस। आपको रिजल्ट पता है एग्जीक्यूटिव का कितना होता है? हाँ, कितना परसेंट? 6 या 7%। और EET का 72। इमेजिन द डिफरेंस बॉस। जहां 100 में से 80 बच्चे पास होते हैं, वहां पर 100 उस 80 में से, क्योंकि अब देखो 100 बच्चे सीएस करने आए, उसमें से 80 EET पास हुए, उस 80 का कितना परसेंट? 6 से 7। हम लोग आपके साथ मेहनत करके
हम इसको डबल कर दिया, चलो ठीक है, बाकी इंडिया का तो 6-7% अपन इसको डबल कर सकते हैं हम मेहनत करके, 15% कर दिया, तो भी 18 का 15% आप करोगे तो 10-12 बच्चे क्या होते हैं पास। और हम मेहनत करें, आप लोग डबल मेहनत करो तो इसको थोड़ा और क्या किया जा सकता है, इंक्रीज। आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है एग्जीक्यूटिव में, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा। उस 100 में से कितने में आना है आपको, 10-12 में आना है, तो फिर उन 10-12 में से 20-25% क्या बनते हैं, CS बनते हैं। दिस इज द फिल्टर दे हैव राइट नाउ। सो यहाँ पर कोई फेल होना, देखो मैं लाइफ में, आप जीवन में कभी फेल नहीं हुए होंगे आप में से यहाँ जो लोग बैठे हैं, बट ऐसा ना हो, बट ऐसा आप में से कुछ लोग फेल हो भी सकते हैं बट उसका टेंशन नहीं लेना है। ये लाइफ की सबसे डिफिकल्ट एंड लाइफ की सबसे प्रोफेशनल एग्जाम आप देने जा रहे हो, उसकी तैयारी आपको अलग लेवल से करनी है। आपको उसके रिजल्ट का टेंशन नहीं करना है, पास होगा फेल होगा, फेल हो तो भी चिल रिलैक्स, फिर से लड़ेंगे फिर से देंगे, वो कोई बात नहीं है ना। बट ये बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आते हैं, हम लाइफ में सर हम पहली बार हमसे यही नहीं हो रहा। कोई जो बोले ना तुमको, तुम्हारे रिलेटिव बोले, तुम्हारे दोस्तों बोले, तुम तो यहाँ बैठकर CS करने की हिम्मत रख रहे हो। बहुत सारे लोग तो BCom करके BBA करके बाद में छोटा मोटा MBA करके ही क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तुम लोग तो BCom के साथ साथ कुछ करने की सोच भी रहे हो। सो आपको वो टेंशन नहीं लेना है कि क्या वो लोग क्या बोल रहे हैं, आप अपनी तैयारी करो, लेकिन अपनी तैयारी नेक्स्ट लेवल की रखना, ये बहुत याद रखिए, तैयारी नेक्स्ट लेवल की रखनी है। बहुत सारा टाइम जहां आप सेव कर पाओ। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि देखो, जो लोगों को 6 महीने मिल रहे हैं, जो लोगों को कितने महीने मिल रहे हैं, जून वाला अटेम्प्ट मिल रहा है, आपके पास तो वेस्ट करने के लिए टाइम होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं शायद क्लियर ही नहीं कर पाता 6 महीने में। मैं इतना होनहार स्टूडेंट नहीं रहा हूँ ना, मैं इतना, मैं नॉर्मल है, मुझे पता है मेरी एबिलिटी में 6 महीने। आप लोग ट्राई कर रहे हो 6 महीने में, तो अपना बेस्ट ट्राई करिए। हो सकता है आप 6 महीने में क्लियर कर लो, आपको मज़ा आ जाएगा। जो लोग 9 महीने के लिए है ना, बेस्ट है बेटा आप लोगों के लिए, ये एक परफेक्ट टाइम होता है ये पढ़ने का। पहले क्या होता था, जैसे ही दिसंबर में एग्ज़ाम दी, बच्चा बोथ ग्रुप देने कहाँ आ जाता है, जून में। समझो CA वालों को 9 मंथ्स मिलते हैं टू प्रिपेयर बोथ ग्रुप्स, और उनका सिलेबस आपसे हाफ है। आई एम लिटरली टेलिंग यू। आप लोग बोलते हैं ना CA डिफिकल्ट है, CS इजी है कंपेयर टू CA। बॉस मैं उल्टा हूं इस मामले में, CS इज मोर डिफिकल्ट देन CA। आपका सिलेबस जो है यहां पर डबल है। अब मान लो कि जैसे आप लोग अभी पास हुए और अटेम्प्ट किसके लिए कर रहे हो, जून के लिए कर रहे हो। भैया 6 महीने में बहुत ग्रुप, पहली बात तो क्लास में कंप्लीट हो जाए वो एक अलग बात है, क्लास के बाद तुम्हारा की तरफ से कंप्लीट करना और तुम उसको सेल्फ स्टडी करके रिवाइज करना, वो भी तो इंपॉर्टेंट होता है नहीं होता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसका टाइम ही नहीं मिलता तुम्हारे को, तुमको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल। हाँ, इफ यू आर इन दिसंबर बॉस, टाइम वेस्ट ना करे। जितना टाइम अभी पढ़ाई कर ली, जितनी टाइम अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दी, उतना रिवीजन का टाइम मिलेगा, उतना सेल्फ स्टडी का टाइम मिलेगा, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने का टाइम मिलेगा, और वैसे मल्टीपल टाइम सीखे। आप अगर अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना, और छोटा छोटा टाइम बचाने की कोशिश करें, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खुद से। आप लोग थ्योरी कैसी पढ़ते हो? आप लोगों को तो पूरे सब्जेक्ट में थ्योरी आने वाली है। हाउ यू अप्रोच थ्योरी, कैसे पढ़ते हो थ्योरी जी? आई थिंक एवरीवन इज देयर फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, ओके। अच्छा, आपको पता है आप लोगों का सिलेबस थ्योरी जाता है, थे ना? आप लोग थ्योरी पढ़ते कैसे हो? बस रीड करते हो कि लिख कर देखते हो? लिख कर देखते हो? लिख कर देखना, अगर नहीं देख रहे हो तो लिख कर देखना। सर जून में ही फर्स्ट ग्रुप देना है तो रुको सर, सेकंड ग्रुप के लिए न्यू सिलेबस में मर्ज कर सकते हैं। सी यार, सब हो जाता है, सब हो जाएगा, मर्जिंग सब हो जाएगी। अभी इसका गाइडलाइंस आ जाएगी इंस्टीट्यूट की तरफ से, है ना, उसकी इंस्टीट्यूट की तरफ से गाइडलाइंस आ जाएगी, हो सब जाएगा, डोंट वरी। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम आती फिर इधर रजिस्ट्रेशन करा उधर। और मेरे साथ मेरी बात समझो, इंडस्ट्री के अंदर नए सिलेबस वालों की डिमांड ज्यादा होगी कि ओल्ड सिलेबस वालों की? नए सिलेबस वालों की। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हमारे 6 महीने जाएंगे,
हमारे 6 महीने जाएंगे बट वो 6 महीने ना वर्थ रहेंगे, क्योंकि आपके हिसाब से सही कोर्स डिजाइन किया गया है। बाकी मैं मेरा पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। डोंट थिंक लाइक कि सर हमको बोल रहे हैं कि न्यू स्कीम करो। मैं जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सही भी हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सही चीज गाइड कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को जो लगता है मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। बट हाँ, जो लोग ऑलरेडी जैसे आपके पास तो आप पहले से थे, तो आपको जून अटेम्प्ट देना चाहिए। आपका तो अटेम्प्ट, क्योंकि आपकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होगी, आपको देना चाहिए एंड ट्राई करना चाहिए कि आप क्या कर लो, क्लियर कर लो, है ना। आप ट्राई करो। ये लोग तो क्या है कि अभी अभी दोनों ग्रुप पढ़ना चालू करेंगे, तो फिर इनका जून हो पाए इनसे या नहीं हो पाए। आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत क्या कर चुके हो, पढ़े, तो फिर आप ट्राई करना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आप कहाँ शिफ्ट करो, आगे शिफ्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप ट्राई करना। यार ग्रुप एक जून में दे दे, निकला नहीं तो न्यू ग्रुप, हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने बोला ना, एक ग्रुप आप दे दो, एक ग्रुप अगर शिफ्ट करोगे तो फिर हो जाएगी शिफ्टिंग, नॉट एन इशू। हो सकता है आपने टैक्स क्लियर कर लिया होगा, तो टैक्स में वहां पर क्या मिल जाएगी, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, तो आपको टैक्स वापस देना नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, सेकंड ग्रुप के बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं ना? विल स्टार्ट बोथ द ग्रुप्स, विल स्टार्ट बोथ द ग्रुप्स। एक्चुअली मुझे नहीं पता था, अभी मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं स्टार्ट कैसे करूँगा, थोड़ा मुझे प्लान करना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसके हिसाब से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि अगर जून अटेम्प्ट में ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं तो फिर मैं एक अलग से एक सेपरेट बैच प्लान करूंगा, क्योंकि उनको पढ़ाने का तरीका थोड़ा मेरा क्या हो जाएगा, अलग। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग के 5-10 दिन 7 दिन तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम कोई से भी ग्रुप के हो, ओल्ड या सिलेबस के हो, न्यू सिलेबस के, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कर सकते हैं हर्षिता, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, और देखो आप लोगों ने और क्या सुना है सब्जेक्ट के बारे में, इफ यू थिंक व्हाट यू हर्ड अबाउट इट। यही चीज की डिफिकल्ट होती है ना, उसका मैंने आपको बोल दिया। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फालतू टॉपिक क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। दूसरा सब्जेक्टिव कर दिया गया, तो स्टेप मार्किंग मिलती है। याद रखना ज़्यादा क्या होता है, आसान। आप में से कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि सर हम भूल रहे, वो मेरी गारंटी है। बट ये होता था कि 800 पेज की हर एक लाइन में याद तो नहीं करवा सकता ना बॉस, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये डिस्कशन कर रहा था कि आप थ्योरी पढ़ते कैसे हो, हाउ यू अप्रोच थ्योरी लिखकर। मैं एक तरीका और बताता हूं, जिससे कि आपको याद रखने की संभावना क्या हो सकती है, बढ़ जाएगी। जब भी कोई चैप्टर पढ़ने जाओ, उसका है ना पूरा फ्लो चार्ट बना लो। पूरा क्या करो, फ्लो चार्ट पहले माइंड में। यू मस्ट नो कि उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है। एक बात याद रखिएगा, सबसे पहली चीज क्या करोगे, एक बार पन्ने पलट कर देख लो, या हेडिंग पढ़कर देख लो क्या है, उस हेडिंग्स को नोट डाउन करो कि भैया इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, सिक्स्थ है, इफ इट इज पॉसिबल टू यू। या फिर जैसे अगर लॉ होता है तो उसमें सेक्शंस होंगे कि इस वाले चैप्टर्स में ये सेक्शन है। जैसे मैं अपना इनकम टैक्स का बताऊं तो इनकम टैक्स के अंदर आप इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम सैलरी, तो वहां पर 3 सेक्शन पढ़ने होते, 15, 16, 17। तो हाँ, आपको पता है ये 3 चीजें हैं। 15 लिया, 15 के अंदर कुछ सब पार्ट्स भी होंगे, उसको आपने क्या किया, कवर किया। जैसे ही 15 कंप्लीट हुआ, कहाँ गए, 16 पे गए। बिना बुक उठाए ट्राई टू रिकॉल व्हाट यू हैव स्टडीड इन 15। ठीक है, आपको पता चलेगा कि मैं 15 के कौन से पॉइंट में अटक रहा हूं। जैसा आपने जिस सीक्वेंस में पढ़ा है, उस सीक्वेंस में अपने माइंड में उसको रिपीट करने की क्या कीजिए, कोशिश। लोग क्या करते, 15 को 10 बार रीड करते, 10 आज रीड कर लिया, फिर बोले सब रिवीजन करेंगे, फिर से रीड कर लिया, फिर से रीडिंग होती है। रीडिंग होने की प्रॉब्लम ये, हम लोग 10 बार पढ़ के गए थे सर, फिर भी हम लिख नहीं पाए, हम तो भूल गए। क्यों भूले, क्योंकि तुमने रीड किया है, तुमने ये जज नहीं किया कि तुम्हारे माइंड में क्या आया है, क्या नहीं आया है। तो उसके लिए ना आप लोगों को माइंड से रिवाइज करना बहुत जरूरी है। 15 कंप्लीट हुआ, फिर 16 पे जब आए तो 15 रिवाइज किया, 16 कंप्लीट किया। 17 पे जब आए 15 भी बोला, 16 भी बोला, 15 के पार्ट्स बोले, 16 के पार्ट्स बोले। क्या याद नहीं आ रहा है, उस पेज पे जाकर ओपन किया। एक बार भूलोगे और फिर माइंड को पता रहेगा कि मैं ये चीज भूल रहा हूं, तो वो ज्यादा अच्छे से याद रखने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। 17 पे गए, 15, 16, 17 तीनों बोला। अब क्या हुआ मालूम, आपके माइंड में बैठ गया 15, 16, 17। कभी भी आप बोलना चालू कर सकते, सर 15 में ये है, 15 का पहला पार्ट, 15 का दूसरा, 15 का तीसरा, 16 में ये है, 16 में ये है, 17 में ये है। आप फिंगर्स पे रख पाओगे। जब आप 22 पे शिफ्ट हुए,
जब कहाँ शिफ्ट हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू वेंट ऑन 17 भी बोला, 18 भी बोला, फिर 15, 16, 17, एक सीक्वेंस में मल्टीपल टाइम रिवीजन, एक सीक्वेंस में मल्टीपल टाइम रिवीजन, नॉट रीडिंग बट विथ योर माइंड, दैट विल चेंज द लाइफ, दैट विल चेंज द लाइफ। आप मतलब जैसे अगर कोई आपसे बोले कि इनकम टैक्स हमें बोल के बताओ, आपको शुरू से लेकर आखिरी तक सर ने जिस सीक्वेंस में पढ़ाया है ना, वो सीक्वेंस में याद होना चाहिए। सर ने सबसे पहले हम लोगों को सेक्शन 1 पढ़ाया, देन सर ने 2 में ऐसा बोला था, 3, 4, देन सर मूव्ड ऑन टू द 5, देन फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, मतलब एक सीक्वेंस, मल्टीपल टाइम रिवीजन, दैट्स इट। को नोबडी विल स्टॉप यू। एग्जाम के 3 महीने पहले इतना प्रेशर रहता है कि आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। जो मेहनत आप अभी करोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, यही मेहनत काम आती है बच्चों, एंड ये आपको करनी है ना। ये सब मैं अब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जो डबल ई से एकदम से आते हैं और फिर वो एकदम से ऐसा सब्जेक्ट देखते हैं, तो दे लिटिल बिट फियर फ्रॉम दिस थिंग्स, बिकॉज बहुत सारी बातें सुनी भी होती है। और ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव CA फाइनल के बंदे से पूछ लेना रुक के सबसे डिफिकल्ट क्या है, या फिर CA इंटर से पूछ लेना सबसे डिफिकल्ट क्या है, वो एक ही चीज बोलेगा, दैट्स टैक्स। दिसंबर में बोथ ग्रुप, बेटा दिसंबर में दोनों ग्रुप, हमें भी याद रखो, इतना टाइम क्या मस्ती थोड़ी, 9 महीने मिल रहे हैं, 9 महीने में बोथ ग्रुप नहीं देगा तो क्या करेगा, ठीक है। सो देखो दोस्तों, मेरा यही सिलेबस रहेगा, एंड नए मॉड्यूल आने के बाद से, नए सिलेबस के बाद से भी चीजें बदलने वाली, चीजें यही रहने वाली है, बस थोड़ा कंटेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जीएसटी के 2-4 चैप्टर क्या कर दिए, हटा दिए, और इनकम टैक्स में भी बहुत सारा कंटेंट क्या कर दिया, कम कर दिया। ओके, एंड विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम द इनकम टैक्स बिकॉज इट टेक्स टाइम, एंड हम लोगों को थोड़ा सा क्या चाहिए, टाइम चाहिए रहेगा, ताकि हम उसको स्लोली पढ़ पाए। इनकम टैक्स को फास्ट नहीं भगा सकते, याद रखिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स को स्लोली बढ़ाना पड़ता है। जीएसटी को हम कभी भी स्पीड अप कर सकते हैं, कस्टम को हम इजीली देख सकते हैं, कस्टम का ओवरव्यू दिया गया है। विल स्टार्ट फ्रॉम द टैक्स, बट पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं आपसे, आप उसके आंसर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाई डू वी हैव लॉस? टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है, व्हाई डू वी हैव लॉ? किसी भी देश में लॉ क्यों होता है? किसके? हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए। और कोई बता देगा? अरे लॉ पढ़ने जा रहे हो, लॉ क्यों होते? कंपनी लॉ क्यों है? नहीं पता क्यों मिला? टू मैनेज, सी एनीवन फ्रॉम द बैक साइड, बाबू जैकेट वाले, व्हाई डू वी हैव लॉ? हाँ एग्जैक्टली, एक वर्ड बोला, सब लोगों को डिजायर्ड मैनर में एक ही तरीके से रन कराने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? लॉ। लॉ कितने टाइप के होते हैं? लॉ कितने टाइप के होते हैं? यू नो, ओके, लेट मी टेल यू। लॉस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। सोसाइटी को, बिजनेस को गवर्न करने के लिए जो लॉ होते हैं वो कौन से लॉ होते हैं? सिविल लॉ। और जो क्राइम करता है उसको पनिश करने के लिए जो लॉ होते हैं दैट इज क्रिमिनल लॉस। इससे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये बेसिकली LLB वगैरह करते हैं तो ज्यादा डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। सिविल लॉ, सिविल लॉ में भी बहुत सारे टाइप्स के लॉ होते हैं, है ना, सिविल लॉ में भी बहुत सारे टाइप्स के लॉ होते हैं। एंड अगर हम बात करें, एक होता है एम लॉ। एम लॉ मतलब मर्केंटाइल लॉ। एम लॉ मतलब क्या होता है? मर्केंटाइल लॉ। लॉ रिलेटेड टू बिजनेस इज कॉल्ड एज मर्केंटाइल लॉ। कंपनी लॉ कहां आता है? मर्केंटाइल लॉ में। पार्टनरशिप एक्ट कहां आता है? तो जो सोसाइटी को नहीं, जो किसको गवर्न करने के लिए, बिजनेस को गवर्न करने के लिए लॉ बने, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, पार्टनरशिप हो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, LLP एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, लेबर लॉज हो, PF एक्ट हो, ग्रेचुटी एक्ट हो, तो जितने भी एक्ट है वे सब कहां पर आते हैं? बोनस एक्ट, ये सब चीजें कहां पर आती है? मर्केंटाइल लॉ में। एंड सिविल लॉ का एक और एक ब्रांच होती है जिसे बोलते हैं RL। RL मतलब रेवेन्यू लॉ। क्या कहते हैं? रेवेन्यू। अच्छा, देश को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे।
पैसे कहाँ से आ सकते हैं सरकार के पास? टैक्स से आ सकते हैं, है ना? टैक्स, और कोई साधन नहीं है क्या? अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं, जैसे सरकार खुद ही बिजनेस करती है, सरकार रेलवे रन कर रही है, सरकार के खुद के पोस्ट ऑफिस होता है, सरकार बहुत सारे बिजनेस खुद भी करती है, वहां से भी कमाने की कोशिश करती है, लेकिन सरकार के पास मैक्सिमम पैसा कहां से आता है? दिस इज विद द इंडिया बॉस। इंडिया में सबसे ज्यादा एक ही चीज है, टैक्स नहीं, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन, अपने पास तेल होता, अपने पास तेल ज्यादा होता तो भैया बेच बेच के अमीर बन जाते, तो टैक्स लगाना ही नहीं पड़ता। आपने सुना होगा दुबई वगैरह में टैक्स कम है, एवर हर्ड अबाउट? सिंगापुर में टैक्स कम है। अच्छा, ऐसी कंट्रीज जहां पे टैक्स कम होते हैं, उन कंट्रीज को क्या कहते हैं? यू डोंट नो? टैक्स हेवन। क्या कहते हैं उन्हें? टैक्स हेवन। दैट कंट्रीज आर कॉल्ड एज टैक्स हेवन कंट्रीज। लाइक स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, उनकी कमाई कहां से हो जाती है? टूरिज्म से। दुबई की कमाई कहां से हो जाती है? टूरिज्म से। ये जो अपनी गल्फ कंट्रीज है, उनकी कमाई कहां से हो जाती है? तेल से। तो डोंट इम्पोज टैक्स, वो टैक्स इम्पोज नहीं करते, इम्पोज भी करते हैं तो क्या करते हैं? कम इम्पोज करते हैं। लेकिन हमारे देश के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे कि क्या किया जाए, रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। तो सरकार ने बहुत सारा क्या लगा रखा है? टैक्स। एंड वो टैक्स बोल देंगे टैक्स दे दो तो कोई नहीं देगा, लेकिन लॉ बनाकर बोलेंगे तो सब लोग ईमानदारी से क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। तो सब लोगों से टैक्स प्रॉपरली कलेक्ट हो जाए, उसके लिए व्हाट वी हैव? रेवेन्यू लॉस। उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? रेवेन्यू लॉ। और हमारे देश में दो टाइप के लॉ होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स लॉस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। और ये दोनों ही हमारे सिलेबस में होंगे। अच्छा, एनीवन इन द क्लास नो व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स लॉस? ये पहले इनडायरेक्ट की बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स लॉस किसको बोलते हैं? हाँ, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट, बट व्हाई? कोई आपसे पूछेगा कि जीएसटी इनडायरेक्ट क्यों है? हाँ, लाइबिलिटी शिफ्ट हो सकती है, एक वर्ड अच्छा यूज किया। देखो जैसे क्या है, जनरली होता यह है कि गवर्नमेंट को टैक्स देने की दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है लाइबिलिटी और एक होता है बर्डन। ये बात याद रखना, एक वर्ड होता है क्या? लाइबिलिटी और एक होता है बर्डन। गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की लाइबिलिटी किसकी होती है? इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी में वो होती है वेंडर की, दुकानदार की। हु विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट? वेंडर। लेकिन क्या वो अपनी जेब से देगा कि वो बर्डन शिफ्ट कर देगा कंज्यूमर के ऊपर? लाइक आपकी फीस के ऊपर जीएसटी देने की लाइबिलिटी किसकी? हमारी, जो सर्विस प्रोवाइडर की। बट क्या हम अपनी जेब से पे करेंगे या फिर शिफ्ट कर देंगे? शिफ्ट। तो बर्डन किस पे होता है? कस्टमर। तो जब लाइबिलिटी एंड बर्डन बोथ आर ऑन डिफरेंट पर्सन, देन इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। और अगर लाइबिलिटी एंड बर्डन एक ही इंसान पे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अर्निंग द इनकम, तो मेरे ऊपर क्या लग रहा होगा? इनकम टैक्स। तो हु विल पे टैक्स टू द गवर्नमेंट? आई विल पे टैक्स टू इनकम टैक्स टू द गवर्नमेंट। कैन आई आस्क कि भैया मैंने इतना टैक्स पे किया तो आपसे रिकवर कर सकता हूं क्या? क्या कभी आपने देखा है कि इनकम टैक्स किसी से रिकवर किया जा रहा है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट देयर। तो मतलब लाइबिलिटी एंड बर्डन एक ही इंसान पे होता है। लाइबिलिटी एंड बर्डन किस पे होता है? एक ही इंसान पे होता है। तो वो वाला जो टैक्स लॉ कहलाता है वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स लॉस। चलिए, दो टैक्स लॉस कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किसको, इनडायरेक्ट किसको बोलते हैं? लाइबिलिटी एंड बर्डन, दोनों अलग अलग पर्सन पे। शिफ्ट बोल दो या फिर दोनों क्या बोल दो? अलग अलग पर्सन पे। और लाइबिलिटी एंड बर्डन एक ही पर्सन पे तो क्या कहलाता है? डायरेक्ट टैक्स लॉस। तो हाउ वी हैव स्टार्टेड दी। अब अपने माइंड में इमेज बनाना स्टार्ट कर देना कि यार सर ने बोला था लॉ दो टाइप के होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ से मतलब नहीं, सिविल लॉ में दो टाइप के लॉ होते हैं। एक तो मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस को रन करने वाले लॉ कौन से होते हैं? मर्केंटाइल लॉ। देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए जो लॉ होते हैं वो कौन से होते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू लॉ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स लॉस और ये टॉपिक ईजी है तो माइंड में इमेज बन रही है, बिना सिर्फ आप बिना देखे उस चीज को इमेजिन कर पा रहे हो। जैसे जैसे कंटेंट आगे बढ़ते जाएगा आपको ये ग्रिप रखनी है कि हमें इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में पहले दिन से पढ़ रहे हैं उस सीक्वेंस में। अब देखो मेरे साथ क्या होगा, 10 दिन बाद मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, मतलब 10 दिन बाद जो पढ़ाया उसको मैं 10 दिन तक फिर रिवाइज कराऊंगा, 11वें दिन तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है।
मैं एक लिमिट तक नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिवाइज करवाते रहूंगा, लेकिन उसके बाद फिर आपको जब भी टाइम मिले घर पे क्या करना है, रिवाइज। अगर मैं पता चला 2 महीने हो गए, 2 महीने का बोलूंगा तो फिर टाइम भी क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा लगेगा। तो हैव टू टेक केयर ऑफ इट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्या गवर्नमेंट किसी भी मैटर पे टैक्स लगा सकती है? दिस इज माय क्वेश्चन। क्या गवर्नमेंट किसी भी मैटर पे, कल से गवर्नमेंट बोलेगी सांस लेने पे टैक्स, सांस लेने पे टैक्स, या फिर वो एक पावन पर्व आता है ना, क्या नाम है, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे पे बाहर घूमने पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? एनीवन? बोलना पड़ेगा दोस्त, बोलो बोलो बोलो। हाँ, काउंटेबल नहीं है। नहीं, इसके अलावा कोई और रीजन? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट तो जो भी चीज है, सर्विस को काउंट कहां कर सकता है? फिर भी सर्विस पे तो जीएसटी लगा ही दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या मेरे पढ़ाने को तो काउंट कर सकता है? नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन, पावर टू मेक लॉस कम, सबका बाप कौन है? सारे लॉ का जो बाप है वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई आपसे पूछे कि क्या किसी भी मैटर पे टैक्स लग सकता है, तो बोलना नहीं लग सकता। उन्हीं मैटर पे टैक्स लग सकता है जो कहां लिखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द सुप्रीम लॉ। उसे हम क्या कहते हैं? सुप्रीम लॉ। का लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि पावर टू मेक लॉ कहां से आता है? एवरीवन, पावर टू मेक लॉ कहां से आता है? तो वो आता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया है, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है ना, तो लॉ बनाता कौन है? बेटा अंशिका, मैंने अभी कोई लॉ पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, ना डीटी पढ़ाना चालू किया, ना आईडीटी पढ़ाना चालू किया। इफ यू आर आस्किंग दैट क्वेश्चन, विल गो इन डीप when we will study that particular law. Who makes the law? Oh, very good. Who makes the law? तो वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट। अच्छा, पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है? अच्छा, बिल पास करके। पहले क्या आता है? बिल आता है। बिल को कहां पास कराया जाता है? लोकसभा या फिर राज्यसभा, या फिर राज्यसभा फिर कहां पर? लोकसभा। बोथ हाउसेस की क्या मिल जाती है? परमिशन मिल जाती है। तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? प्रेसिडेंट की अप्रूवल दे देते हैं। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट। ठीक है। तो बनाने का पावर कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। बनाता कौन है? पार्लियामेंट। चलाता कौन है? हु एडमिन, हु टेक केयर की लॉ के सारे प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कौन? आवाज जोर से बोल। नहीं 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 नहीं, मिनिस्ट्री उसके पहले। आई सी, लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है, चलाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है। कौन चलाता है? देश में कुछ भी कांड होगा किसी भी लॉ में, तो हम किससे इस्तीफा मांगेंगे? मोदी जी, आपने गलत किया। कल से कोई मोदी जी का मंत्री भी गलत करेगा तो किससे इस्तीफा मांगोगे? मोदी जी से। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल? मोदी जी इज रेस्पॉन्सिबल। अगर कोई भी गड़बड़ घोटाला होता है तो हु इज रेस्पॉन्सिबल? सरकार किसकी है? मोदी जी की। सी, तो 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन बनाता है? नहीं, पावर कहां से आता है? कॉन्स्टिट्यूशन से। कौन बनाता है? पार्लियामेंट। कौन चलाता है? अच्छा, मोदी जी सारा काम देखेंगे तो वो घूमने कब जाएंगे बाहर? आप बताओ। सारा काम वो खुद टैक्स, जीएसटी का भी देख ले, कस्टम भी देख ले, और रेलवे भी देख ले, टेलीकॉम भी देख ले, सब देख ले, तो परेशान हो जाएंगे ना। तो मोदी जी ने अपना काम डेलीगेट कर रखा है ना। मोदी जी ने अपना काम क्या कर रखा है? डेलीगेट कर रखा है। तो टैक्स का काम किसको डेलीगेट कर रखा है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो मोदी जी के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम क्या करा है? डेलीगेट किया है। और किसको किया है? एंड हु इज अवर फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण जी। तो सीतारमण जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। क्योंकि ये काम किसके नाम पर, ये काम किसको दे रखा है? सीतारमण जी को दे रखा है। ठीक है। अब ये देखो, हायरार्की क्रिएट कर रहे हैं हम।
वी आर क्रिएटिंग द एरर, क्योंकि हम जिस सिस्टम में घुसने वाले हैं, वी शुड नो द सिस्टम, वी शुड नो। आपने देखा होगा टैक्स के लिए नोटिफिकेशन आता है तो सीतारमण जी ट्वीट करती है, नॉट मोदी जी ट्वीट करते। वाई? बिकॉज मोदी जी ने वो काम क्या कर दिया है, डेलीगेट। लेकिन कल से सीतारमण जी कुछ गलत करेंगे तो सीतारमण जी को तो अपन आउट करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? मोदी जी, क्योंकि अपॉइंट किसने किया था उनको? मोदी जी ने किया था। पावर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, बनाता कौन है? पार्लियामेंट, चलाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट, बट काम डेलीगेट किसको किया है? डू यू थिंक कि फिनेंस मिनिस्टर अकेली बेचारी देश के ये डीटी आईडीटी दोनों को हैंडल कर लेगी, क्योंकि उसको टीम की जरूरत पड़ेगी, टीम की जरूरत पड़ेगी। तो इनने क्या किया है, दो टीम बनाई है। एक टीम में एक बॉडी बनाई है, एक है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। एक है क्या? सीबीडीटी, एवरीवन। एक है सीबीडीटी, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कैसी बॉडी है? स्टैट्यूटरी बॉडी किसको कहते हैं? जो किसी, अच्छा अच्छी बात है, जो किसी स्पेशल एक्ट से क्या की गई है? अपॉइंट की गई है, उसको क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सीबीआईसी का होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो इनने, सीतारमण जी ने अपनी हेल्प के लिए टीम बनाई है, एक सीबीडीटी बनाई है जो कि किसको कंट्रोल करेगी? डायरेक्ट टैक्स। और सीबीआईसी किसको कंट्रोल करेगी? इनडायरेक्ट टैक्स लॉस को, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अच्छा, सीबीडीटी गलत करेगी तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? सीतारमण जी इज रिस्पॉन्सिबल। सीबीडीटी का चेयरमैन तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा, पर सीतारमण जी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, साथ में मोदी जी भी क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल। उनको पार्लियामेंट में भाषण देना पड़ेगा, एंड अगर पार्लियामेंट कुछ गलत करती है तो कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में पार्लियामेंट भी क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल। है ना, लाइक दिस, इट वर्क्स लाइक दिस। सीबीडीटी एंड सीबीआईसी में 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? अब ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे बकवास क्वेश्चन पूछते, सीबीडीटी के अंदर कितने में क्या हो जाएगा इससे जान के, है ना? कि तुमको यही याद रखवा रहे हो, बस 6 नंबर याद रखवा, मतलब कितने मेंबर से ये याद रखवाने, कुछ लॉजिक पूछ लो, कुछ अच्छा कंटेंट पूछ लो। सीबीडीटी किस दिन बनी थी भैया, उसकी डेट याद रखो। क्या बेवकूफ है? उसकी डेट याद, ऐसे क्वेश्चन पूछते। जीएसटी इंडिया में किस दिन आया था? चलो ठीक है, ये समझ गया। ये तो पूछ सकते कि जीएसटी इंडिया में कब आया? जीएसटी आसाम में कब आया था? आपको मजाक लग रहा होगा, मैं आपको बताता हूं, आपको दिखाता हूं। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा। ये देखो, पहली कंट्री कौन थी जिसने जीएसटी लगाया था? अरे बाप रे, फ्रांस थी भैया। फ्रांस तो थी तो 1954-55। बेचारे बच्चे से क्या याद रखवाने की, कोई जीएसटी का कुछ अच्छा कंटेंट याद रखवा लो यार। नहीं, वो नहीं करना। फिर ऐसा बताता हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखो ये चैप्टर ही हटा दिया वैसे तो नए सिलेबस से। भैया जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। सी, आप में से यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से तुमको क्या लेना देना? बताओ ना, क्या लेना देना? फिर भी क्वेश्चन किसके पूछते? मणिपुर की लिमिट क्या होगी, मेघालय की लिमिट क्या होगी, मिजोरम की क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन तो पूछते हैं। यहां पर बोलो, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई हिस्ट्री का पेपर है कि जीएसटी का पेपर है? देखो ये लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पास द फर्स्ट स्टेट जीएसटी बिल इन इंडिया? जीएसटी का बिल किस स्टेट ने पास किया? भाई मुझे क्या करना किस स्टेट ने पास किया था? मुझे स्टेट से थोड़ी मतलब है। वी आर सेंट्रल लेवल स्टूडेंट। मुझे कोई गुजरात का थोड़ी, भी गुजरात की एग्जाम हो रही है, गुजरात में गुजरात का क्वेश्चन पूछ रहे, एमपी में एमपी का पूछ रहे, ये क्वेश्चन पूछा। बेचारे बच्चे बोलते सर हम जीएसटी पढ़ के जाए कि हिस्ट्री पढ़ कर जाए? फिर प्रेसिडेंट ने जीएसटी की अप्रूवल किस दिन दी थी? अब भाई किस दिन दी थी यार? 12 अप्रैल को दी थी। 12 अप्रैल 2016, 2017, कब? क्या ये याद रखवाना चाहते हैं? एक साथ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि इररिलेवेंट होते हैं। इनकी बहुत बुराई, इनकी बहुत टांग खींची, इनको मेल भी लिखे हैं अब तो मैंने। अनिल अब ज्यादा करेंगे तो फिर थोड़ा सा आंदोलन करना ही पड़ेगा बच्चों इनके अगेंस्ट में, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ ना, हमको क्या करना देना मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से? हमको क्या लेना देना? आप खुद सोचो। ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम देते, वो ऐसा ही होता है। तो जीएसटी पहली बार तो इंडिया में 1 जुलाई 2017 को आया था, और पहली कंट्री जिसने जीएसटी इंप्लीमेंट किया था
दैट वाज फ्रांस 1954. इमेजिन, मतलब जो चीज फ्रांस वाले 1954 में कर चुके हैं हम 2017 में कर रहे हैं, मतलब हम कितना पीछे हैं उनसे. सो एमसीक्यू डिफिकल्ट होने का रीजन समझ गए. ऐसा सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे बकवास क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं ऐसे क्वेश्चन. वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ही क्या करेंगे, चीजें पूछेंगे. एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ये जीएसटी का बिल, पहले बिल आता है और फिर वो एक्ट बनता है अप्रूवल के बाद, तो बिल किस दिन आया था बताओ. बिल किस दिन आया, अबे क्या मालूम किस दिन आया था, हमको क्या करना, आया होगा पास हो गया होगा, हमको तो जीएसटी पढ़ाओ ना, क्योंकि बिल किस दिन आया. चलो ये मान लिया एक्ट किस दिन आया था ये पूछ सकते, लेकिन बिल किस दिन आया था इसका सेंस नहीं है, नहीं है, कोई सेंस नहीं. पर ठीक है, खत्म करते. इन दोनों में 6-6 मेंबर होते हैं. दोनों में कितने मेंबर होंगे, 6 मेंबर. लेकिन सुनो, इधर सीतारमण, इधर 6, इधर 6, टोटल मिलाकर 13 घोड़े हो गए. अभी 13 घोड़े मिलकर क्या देश चला सकते क्या, मतलब देश का टैक्स चला सकते क्या, नहीं. इनने आर्मी बनाई है. क्या बनाई है, ऑफिसर्स की आर्मी. जैसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स होता है, जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिसर. ऐसी हायरार्की होती है. इन ऑफिसर्स की क्या होती है, हायरार्की. इनके नाम मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस करूंगा, इनकी हायरार्की में डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब हम इस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट में कौन कौन ऑफिसर्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए. सो आज मैंने एक छोटा सा एक सेशन लिया, बाकी कल हम अपनी पढ़ाई को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. आज इतना ही देखते हैं. हैव अ गुड डे. हाँ, ये कौन पूछता है, बिल्कुल करेक्ट.